बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान कृषि के मार्ग पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो बदलते दौर के साथ साथ खुद को भी ढाल रहे हैं और खेती में नई तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ कृषि संबंधी योजनाओं से जुड़कर भी वो अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आइए सबसे पहले देखते हैं मंत्रालय से। खेती के साथ साथ हमारे किसान पशुपालन को अपनाकर भी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के समय में पशुपालन से जुड़े कई विकल्प हमारे किसानों के पास हैं जिन्हें वो आसानी से अपना सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी देंगे शुकर पालन के बारे में। जी हाँ, शुकर पालन हमारे किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पशुपालन का विकल्प है, क्योंकि इसमें पशु की वृद्धि दर अच्छी होती है, लागत भी कम होती है और मुनाफा कई गुना है। तो आइए जानते हैं कैसे हमारे किसान पशुपालन में शुकर पालन को अपना सकते हैं। इसके लिए आपको ले चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पशु विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक केशव बर्मर हमें जानकारी दे रहे हैं। पिग फीड होता है, उसमें जो फीड कॉस्ट होता है उसमें मोर देन 70 to 75% होता है। इसीलिए जब हम फीड बनाता है, दाना बनाता है, उसमें अच्छा तरह से ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर लाभ उठा सकता है पिग फार्मिंग से। तो कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करता है पिग फीडिंग में? जनरली हम उसमें जैसे मक्की यूज़ करता है एज एनर्जी सोर्स, उसमें व्हीट ब्रान यूज़ करता है, राइस ब्रान करता है, राइस पॉलिश करता है। तो उसका जो मात्रा होता है उसमें मोर देन 65 to 75% होता है टोटल दाना में। और उसमें हम प्रोटीन सोर्स यूज़ करता है सोयाबीन मिल, ग्राउंडनट केक। मोस्टली ये दोनों दाना मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है पिग फीडिंग में। हम इसका बाद वो भी यूज़ कर सकते हैं फिश मिल एक प्रोटीन सोर्स है। तो ये एनिमल ओरिजिन होता है और इस यूज़ करने से ज़्यादातर मतलब पिग फार्मिंग से ज़्यादा लाभ उठा सकता है। और इसके बाद हम मस्टर्ड ऑयल केक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल केक हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओनली 5% मतलब 5% तक 5 kg 100 kg दाना में यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसका बिटरनेस टेस्ट होने के वजह से जो पिग ज़्यादा खाता नहीं। जब हम मस्टर्ड ऑयल केक यूज़ करेंगे तो हम उसमें जगारी व गुड़ डालना चाहिए, तब मतलब पिग खा लेता है। जो हम वैज्ञानिक पद्धति तरीक़े से पिग पालता है, पिग को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक है स्टार्टर 0 to 2 मंथ्स है, और ग्रोअर है 2 to 5 मंथ्स है, और फिनिशर है मोर देन 5 मंथ्स है। हम कितना क्वांटिटी, कितना मात्रा में खिलाएंगे पिग को? जो पिग विनर है, जो मदर से सेपरेट कर देता है, जो उसका 60 डेज होता है, तो उसी में हम देता है 250 ग्राम से लेके 750 ग्राम पर पिग पर डे देता है। ग्रोअर में देता है 1 से तो 1.5 kg देता है, और जो फिनिशर होता है 1.5 से 2.5 kg पर पिग पर डे देता है। जो पिग मतलब छाव, मतलब जो लैक्टेटिंग छाव है, जिसका साथ बच्चा रहता है, उसको देता है एक्चुअली 3 से 4 kg फीड देता है पर छाव। और पिगलेट के लिए 200 ग्राम पर पिगलेट मदर को देता है। जो ब्रीडिंग बोर्ड है उसमें 2.5 से 3 kg पर डे पिग फीड देता है। और जो प्रेग्नेंट साव है, प्रेग्नेंट साव के लिए 2 kg फीड
पर डे देना चाहिए, उससे ज़्यादा देना नहीं चाहिए। जब और इसका ऊपर हम दे सकते हैं जो हरा घास है, हरा घास हम एक पीक को 2 से 3 केजी तक हम दे सकते हैं। हरा घास कौन सा खिला सकते हैं, जैसे मक्की हो गया एक, और एक हो गया आपका बरसीम हो गया, लूसर्न है, ये सब मतलब जब आप देंगे, जब पीक का कॉन्सेंट्रेट डाइट जो दाना खिलाएंगे, दाना खिलाने के बाद मिड ऑफ द डे जब दोपहर होता है, जब गर्मी ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे ग्रीन ग्रासेस देना चाहिए, और 2 से 3 केजी तक। वो अच्छा तरफ से एडल्ट पिक जो होता है वो हजम कर देता है, और उससे क्या है उनको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और कोई अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स वो हरा घास से मिलता है। इसीलिए हरा घास सभी पिक को डेली खिलाना चाहिए। और आइए हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। जी हाँ, अब वो दौर गया जब किसान सिर्फ घरेलू ज़रूरतों के लिए ही पशुपालन किया करते थे। हमारे किसान आज के समय में इसे मुख्य व्यवसाय के तौर पर अपना रहे हैं और बड़े स्तर पर पशुपालन कर रहे हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर इसके बारे में योजना बना रहे हैं तो आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि डेयरी फार्मिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आई है। तो आइए देखते हैं हमारी आज की रिपोर्ट। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम हैं तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पालें, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दें और तीसरा उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही हैं, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं, तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें। बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुनें जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सकें। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है।
संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान, जिसमें हमने आपको विस्तार से डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारियाँ दी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हरियाणा के अमरीक सिंह से, जो कि विशेष रूप से जैविक खेती को अपनाते हैं। जी हाँ, अमरीक सिंह भी पहले रसायनों से युक्त खेती किया करते थे, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि ये रसायन उनके मिट्टी की सेहत को खराब कर रहे हैं और साथ ही साथ मानव सेहत पर भी विपरीत असर डाल रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने रास्ता चुना है जैविक खेती का, यानी रसायन मुक्त खेती का। आइए जानते हैं कि उनको देखकर अन्य किसान भी कैसे प्रेरणा ले रहे हैं और जैविक खेती से कैसे उन्होंने सफलता हासिल की। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है हजवाना। लोगों की आवाजाही और जीवन से भरपूर है हजवाना गांव। यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी से एक खास लगाव है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ की माटी ने फसलों के साथ साथ अनेक नायकों को जोड़ा है। इन्हीं में से एक नायक हैं अमरीक सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई MA तक की है, जिसके बाद इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक सफलता न मिल पाने के कारण इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अमरीक सिंह ने जमीन और किसानों की जरूरतों को देखते हुए खेती में कई अच्छे बदलाव किए हैं। इनके द्वारा खेती में लाए बदलावों ने किसानों के जीवन में बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमरीक सिंह धान की खेती करते हैं। शुरुआत में वे 10 एकड़ जमीन पर धान की बिजाई करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सफलता मिलती गई, इन्होंने ज्यादा बड़े जमीन पर धान की खेती करना शुरू किया। वर्ष 2010 में इन्होंने धान की बिजाई हैप्पी सीडर से करनी शुरू कर दी। शुरुआत में इन्हें परंपरागत खेती से फायदा नहीं हुआ। वर्ष 2008 में अमरीक कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। KVK के वैज्ञानिकों ने इन्हें मिट्टी जांच कराने की सलाह दी। वैज्ञानिकों की सलाह पर अमरीक ने अपनी पूरी खेत की मिट्टी की जांच कराई और जांच के बाद जो भी कमी मिट्टी में उपस्थित पाई, उनमें सुधार करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और तब से इन्होंने सफलता ही हासिल की है। अपनी सफलता के पीछे अमरीक KVK के वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अमरीक सिंह ने बहुत से कामों का प्रशिक्षण लिया। डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, कृषि संरक्षण के कामों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर अमरीक सिंह का खेती के प्रति नजरिया बदल गया
अपने खेतों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए अमरीक सिंह ने मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी शुरू की। इन्होंने बगैर जुताई के गेहूं बोया। इससे उनका समय बचा, खर्च कम हुआ और उनकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकीं। केवीके से जुड़कर अमरीक सिंह ने संरक्षित खेती के विषय में जाना और अपने खेत में संरक्षित खेती को अपनाया और खेती कर लाभान्वित हुए। वर्ष 2012 में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर तैयार कर जैविक तरीके से अपने खेत में सब्जियों और फलों की खेती करनी शुरू की। वर्तमान में वे लगभग 12 से 13 एकड़ भूमि में जैविक विधि द्वारा हर प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। अमरीक सिंह ने फसलों में ड्रिप सिंचाई और धान की सीधी बिजाई जैसी नई तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता हासिल तो की, साथ ही इन्हें व्यावसायिक फायदा भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमरीक सिंह को खेती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अमरीक सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित अनेक मेलों में पुरस्कृत किया गया। कृषि में विविधता के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे सॉइल हेल्थ प्रोग्राम से स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है और स्कूल स्तर पर पहुंचकर बच्चों को समझाया जा रहा है कि कैसे मिट्टी की जांच लैब में भी की जाती है। इससे उन्हें पता चल सकता है कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या फिर किन पोषक तत्वों का कितना स्तर है। छात्र भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि हमारे जीवन के लिए मिट्टी और पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं।
समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवी वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो
ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता भी नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके ईमेल, आपके पत्र हमें और आत्मविश्वास देते हैं ताकि हम कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। आपके ईमेल्स और पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारे ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।